हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बैंक ऑडिट की क्लास चल रही थी हमारी। बैंक ऑडिट की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। मॉर्टगेजेस के बारे में पढ़ा था, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का क्लासिफिकेशन, ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट का डिफरेंस, प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब। ठीक है, अब जो बात करनी है वो बेसिकली करनी है हमें इसके आगे और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, अब एक तो हम लोग ने इसके बाद जो पढ़ा था वो पढ़ा था हाइपोथेकेशन। ठीक है, तो हाइपोथेकेशन देख लेते हैं वो क्या है। देखिए, हाइपोथेकेशन में जब भी किसी बोरोवर को, कोई बोरोवर अगर लिमिट लेता है बैंक से, ठीक है, और लिमिट अगर अवेल करता है, फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रहा है, तो उस केस में उसके पास फिजिकल पोजेशन तो रहता है गुड्स का, ठीक है, लेकिन वो उन गुड्स का एज एन एजेंट ट्रीट किया जाता है, उसे जो है एज एन एजेंट ट्रीट किया जाता है। तो कोई भी फैसिलिटी वो अवेल कर रहा है, जैसे हाइपोथेकेशन की ही फैसिलिटी है, तो उसमें जो है ड्रॉइंग पावर जो उसकी फिक्स की जाती है, मतलब कितना वो विड्रॉ कर सकता है बैंक से, वो डिपेंड करता है कि उसके स्टॉक्स की वैल्यू कितनी है, उसके रिसीवेबल्स की टोटल कितना अमाउंट लेना बाकी है, फिर उस हिसाब से एक्सपोजर कैलकुलेट होता है। ठीक है, रही बात असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? एग्जिस्टिंग लोन, जैसे एग्जिस्टिंग डेट होती है, राइट होती है, प्रॉपर्टी होती है, एक पर्सन को बिलोंग करती है, वो ट्रांसफर की जाती है दूसरे पर्सन को। अब इसमें जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड है, क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज। बेसिकली जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, ठीक है, तो वही ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्टगेजेस या फिर हाइपोथेकेशन या फिर प्लेज या फिर ये सब चीजें, जैसे प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की को गिरवी रखवाना, या हाइपोथेकेशन स्टॉक का हो गया, रिसीवेबल्स का हो गया, इन सब को छोड़ के बाकी सब जो क्लेम्स हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में असाइनमेंट एक्सरसाइज हो सकता है, जैसे कि LIC पॉलिसीज या बुक डेट्स। ठीक है, LIC पॉलिसीज का मैंने एग्जाम्पल दिया भी था। अब इसमें क्या होता है ना, जो असाइनी होता है, जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है डेट, उसे पूरा राइट मिल जाता है किस चीज का, मनी का या डेट का, जो भी उसे असाइन होता है। ठीक है, अब LIC को हमने गिरवी एज अ सिक्योरिटी रख के हम कोई लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोई लोन ले रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, टर्म लोन नहीं है, और उसमें जब मान लीजिए अगर डिफॉल्ट होता है, तो रियलाइजेशन जो होगा वो तो जो LIC कंपनी होगी उसी के थ्रू होगा। तो LIC कंपनी जो है वो मनी का रीपेमेंट किसे करेगा? बैंक को करेगा, क्योंकि बैंक जो बोरोवर था, जिसने फैसिलिटी ली, लोन लिया LIC के अगेंस्ट, उसने डिफॉल्ट किया, तो एक तरह से ट्रांसफर हो रही है डेट किसके पास? LIC कंपनी, सॉरी LIC कंपनी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उसके पास ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से नेचर्स होते हैं सिक्योरिटीज के? एक होता है सेट ऑफ। अच्छा, सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई बैलेंस पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है किसी मान लीजिए किसी के अकाउंट में, तो उस अमाउंट को एडजस्ट करना कोई भी रिसीवेबल से, एक तरह से देखिए क्रेडिटर का ये राइट होता है कि एडजस्ट करना अमाउंट।
क्या एडजस्ट करना? जो भी डेटर के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस। अब इससे दो अकाउंट सेट ऑफ होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैंक में एक ही कस्टमर है, उसने लोन भी लिया है, उसका डिपॉजिट अकाउंट भी वहीं पे है, फिक्स डिपॉजिट भी है। डिफॉल्ट हो रहा है अगर, ठीक है, और वो पर्सन सेम है, उसने अपने नाम पे लोन भी लिया, उसी के नाम पे डिपॉजिट भी था, तो ये एक तरह का बैंक के पास राइट होता है कि दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके उसे सेट ऑफ कर सके, ठीक है। और ये राइट जो है ये तब भी एक्सरसाइज हो सकता है जब टाइम बार्ड डेट्स हो। टाइम बार्ड डेट्स बेसिकली उनका रीपेमेंट होना था, मान लीजिए 3 साल में, 5वां साल चल रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी बैंक के पास ये राइट होता है एक्सरसाइज करने का। लियन तो होता है राइट टू रिटेन, एक तरह से लीगल चार्ज क्रिएट हो जाता है ओनर के असेट्स पे, जो बोरोवर है उसके सारे असेट्स पे, या जो भी जितने भी असेट्स बैंक को जिस हिसाब से अपना रियलाइजेशन करना है डेट्स का, तो उस केस में लीगल चार्ज क्रिएट होता है। तो इसमें क्या होता है, लेंडर को लीगल राइट मिल जाता है कि असेट को या तो वो बेच सके या अपने कस्टडी में ले ले या लिक्विडेट कर दे, जो भी उसे उसके साथ करना है, पूरे पूरे राइट्स असेट के ट्रांसफर हो जाते हैं लियन में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस करी, सेट ऑफ है, लियन है, असाइनमेंट है, और ये सारी चीजें हैं नेचर ऑफ सिक्योरिटी में ही आती हैं, ठीक है। हाइपोथेकेशन हो गया, मॉर्टगेज हो गया, प्लेज हो गया, बहुत ईजी है। अब आते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में बेसिकली जो बात करी है वो करी है एनपीए की। असेट एनपीए कब होता है? बैंक के लिए लोन, जो बैंक जो लोन एडवांस करती है वो उसका, कोई भी लोन अगर बैंक एडवांस कर रही है तो वो क्या है, वो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो असेट है ना, उसके लिए वो असेट है। तो इस केस में अगर इंटरेस्ट एंड या ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट, देखिए दोनों भी हो सकते हैं, एक भी इन्वॉल्व हो सकता है। कोई बोरोवर है जिसने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट का अगर पेमेंट ओवर ड्यू है 90 दिन के ऊपर, या फिर इंस्टॉलमेंट ही उसने पे नहीं की है, 90 दिन के ऊपर हो गए हैं, या फिर दोनों ही रीपे नहीं किए हैं और 90 दिन के ऊपर हो गए हैं। और ये चीज बात करी है टर्म लोन के रिस्पेक्ट में। टर्म लोन बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो स्पेसिफिक इन पर्पसेस के लिए होते हैं, जैसे आप हाउसिंग लोन ले रहे हो, ठीक है, मॉर्टगेज के केस में हो गया, तो ये बड़े अमाउंट के लोन होते हैं, या एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि उनका एक्सपोजर क्या है। तो एनपीए तब होगा लोन या एडवांस जब कस्टमर ने या बोरोवर ने इंटरेस्ट नहीं पे किया है या इंस्टॉलमेंट नहीं किया है, या फिर दोनों ही नहीं किए, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। इसके अलावा अगर ओडी और सीसी लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है, आउट ऑफ ऑर्डर। अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसको एनपीए मान लिया जाएगा, या फिर जो बिल्स हैं, जो बैंक बेसिकली बिल्स भी इशू करती है, वो अगर ओवरड्यू है 90 दिन के ऊपर, अगर बिल परचेज या डिस्काउंट हुए, कई लोग जैसे बिजनेसेस में ये चीज पहले बहुत प्रेवलेंट थी, अब फिर भी इतना डिटेल में नहीं होता है। बैंक्स के केस में बेसिकली होता क्या था, जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो उसका बिजनेस है, उसे मान लीजिए अभी पेमेंट करना है, उसने बैंक से एक बिल बेसिकली लिया और बैंकर से कहा कि मेरे जो क्रेडिटर हैं उनको पेमेंट कर दीजिए, शॉर्ट नोटिस में पेमेंट होना है। तो बैंक ने एक बिल इशू कर दिया, तो उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए वो बिल पेबल बन गया, क्योंकि अब उसे बैंक को पे करना है, क्योंकि बैंक ने उसके क्रेडिटर को पे कर दिया है। तो ये वाली फैसिलिटी अब इतनी प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो इस केस में भी बिल्स अगर ओवरड्यू है 90 दिन के ऊपर, तो उस केस में भी अकाउंट एनपीए माना जाएगा। अब रही बात आउट ऑफ ऑर्डर की, तो आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, देखिए आउट ऑफ ऑर्डर तब कहा जाएगा जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो कंटिन्यूअसली ज्यादा है सैंक्शन लिमिट के या ड्राइंग पावर के। देखिए सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर क्या होता है, बेसिकली जितनी लिमिट इशू हुई है, जितना लोन इशू हुआ है, फाइनेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल 50 लाख का है,
स्टॉक जो है, मान लीजिए उस पर्टिकुलर कस्टमर का बिजनेस है, उसका स्टॉक है मान लीजिए 1.5 करोड़ का, 1.5 CR का स्टॉक है, उसको ड्रॉइंग पावर मिली है 50 lakhs की। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या जा रहा है, 75 लाख पहले गया, फिर 85 lakhs गया, तो ये कंटिन्यूअसली ड्रॉइंग पावर से या सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो अगर ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से कम है, मान लीजिए ड्रॉइंग पावर 50 lakhs ही है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लाइक 20-25 lakhs ऐसे ही जा रहा है, लेकिन क्रेडिट्स नहीं हो रहे हैं अकाउंट में, बैलेंस शीट डेट पे कंटिन्यूअसली 90 दिन तक कोई क्रेडिट नहीं हो रहा है। भाई आपने अगर सीसी लिमिट ली है बैंक से, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्रॉइंग पावर से ज्यादा नहीं भी जा रहा है, लेकिन आप कोई डिपॉजिट ही नहीं कर रहे हो, आप जितनी बार लिमिट यूज कर रहे हो कोई डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। 20 लाख जैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ, 20 लाख आपने नेक्स्ट मंथ में यूटिलाइज किए, तो मान लीजिए 10 लाख या 5 लाख कोई क्रेडिट भी तो होना चाहिए ना, और वो अगर 90 दिन तक कंटिन्यू नहीं हो रहा है, और ये चीज हम कब देखेंगे, बैलेंस शीट डेट पर इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। या फिर जो क्रेडिट्स हो रहे हैं वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक सीसी लिमिट के अगेंस्ट सेम पीरियड में, जैसे एक मंथ का इंटरेस्ट हुआ, जनवरी का इंटरेस्ट हुआ, फेब का अलग इंटरेस्ट हुआ, तो अब जैन का, फेब का, मार्च का जो भी ये इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक, इसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट्स हो रहे हैं वो इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन इन सिचुएशंस में माना जाएगा कि अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है। 3 सिचुएशंस हैं। पहली, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लगातार सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है। दूसरा केस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से तो कम है लेकिन क्रेडिट्स नहीं हो रहे हैं फॉर 90 दिन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तीसरी सिचुएशन, या क्रेडिट्स जो है वो इंटरेस्ट जो भी चार्ज कर रही है बैंक उस सेम पीरियड का, उसे क्रेडिट्स कवर नहीं कर रहे हैं। 10 लाख का इंटरेस्ट चार्ज हुआ जनवरी में, क्रेडिट हो रहा है 5 लाख का। फिर 15 लाख का इंटरेस्ट हुआ फेब में, क्रेडिट मान लीजिए हुआ 18 लाख। पिछले महीने तो कवर नहीं हुआ ना, इस महीने कवर हुआ, पिछले महीने कवर नहीं हुआ। फिर तीसरे महीने में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है मान लीजिए 15 लाख, 16 लाख, और क्रेडिट हो रहा है 10 लाख, तो फिर से कवर नहीं हुआ, तो आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट माना जाएगा। ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? ओवरड्यू का मतलब, अब रही बात ओवरड्यू की। ओवरड्यू क्या होता है? कोई भी बैंक को अगर अमाउंट ड्यू है किसी भी क्रेडिट फैसिलिटी में, और अगर वो ड्यू डेट तक पे नहीं हो रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज ओवरड्यू। देखिए, अब ओवरड्यू में ना नीचे कुछ कैटेगरीज हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि क्लासिफिकेशन होता है एनपीए का, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स, डाउटफुल में भी 3 कैटेगरीज हैं, और फिर लॉस असेट्स। देखिए, एनपीए का मतलब तो समझ गए हैं, कोई भी अकाउंट अगर एनपीए है, मान लीजिए 90 दिन का पीरियड आप समझ गए हैं, कोई भी अकाउंट अगर एनपीए मान लीजिए मोर देन 90 डेज, ठीक है, बट लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, बट लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, उस केस में बैंक को, देखिए ये जो कैटेगरीज है ना, इस हिसाब से यहाँ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है बैंक को। इतना प्रोविजन बैंक क्रिएट करके चलती है बैलेंस शीट में कि अगर अकाउंट एनपीए हो रहा है तो 15% का पहले ही वो अक्रूवल बेसिस में, क्योंकि वर्किंग होती है, तो प्रोविजन क्रिएट कर देती है। तो इस केस में अगर यहाँ पे अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, तो इसका मतलब कब माना जाएगा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी? जब अकाउंट 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए एनपीए रहा है, तो उस केस में प्रोविजन क्रिएट होगा 15% का। ठीक, रही बात डाउटफुल असेट्स की, तो डाउटफुल में अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा है 12 महीने तक,
तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं। मान लीजिए अगर 1 साल तक रहा है तो जो प्रोविजन क्रिएट होगा D1 कैटेगरी में वो होगा 25% सिक्योर्ड के लिए और अनसिक्योर्ड लोन के लिए 100% का। अनसिक्योर्ड मतलब बिना कोलैटरल के जो लोन बैंक्स ने फाइनेंस किए हैं, दिए हैं, तो उसमें 100% का होगा प्रोविजनिंग। और अगर डाउटफुल है 1 से 3 साल तक तो 40% क्रिएट होगा प्रोविजन सिक्योर्ड असेट के लिए, अनसिक्योर्ड के लिए 100% होगा। 3 साल से ऊपर हो गए हैं, डाउटफुल हुए, तो 100% दोनों में होगा। यही ये कैटेगरीज सारी डिस्कस्ड हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे ये 90 दिन है, अगर ये 90 दिन है जैसे मान लीजिए, ठीक है, और 90 दिन 12 महीने 11 महीने हो गए, ठीक है, तो 15% प्रोविजन क्रिएट होगा। अब पूरे पूरे 12-13 मंथ्स हो गए हैं तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा। लॉस असेट वो होता है जिसे आइडेंटिफाई कर लिया है बैंक ने या इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने, ठीक है, या आरबीआई का जो इंस्पेक्शन, आरबीआई भी बैंक्स में इंस्पेक्शन कराती है, लेकिन अमाउंट को राइट ऑफ नहीं किया गया है। कोई भी अगर लॉस हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है, तो उसे राइट ऑफ करना भी तो जरूरी होता है। अब यहाँ पे लॉस तो हो गया लेकिन राइट ऑफ नहीं किया, तो उसके लिए तो पूरा पूरा 100% प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा कैटेगराइजेशन किया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। ये पूरा जो कैटेगराइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब एनपीए का जो क्लासिफिकेशन हो वो रिकवरी के बेसिस पे हो। बोरोवर की क्या नेटवर्थ है, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसे अकाउंट में नहीं लिया जाता है एनपीए बताते टाइम या एनपीए देखते टाइम। रिकवरी किस हिसाब से हो रही है, कैसे इंटरेस्ट रियलाइज हो रहा है, इंस्टॉलमेंट हो रही है, उस हिसाब से एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है। यानी कि एनपीए में असेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होगा, ना कि फैसिलिटी वाइज, ठीक। तो ये चीज का ध्यान रखना होगा। और अब इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, देखिए अभी हम लोग जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, पहला था एनपीए, फिर आउट ऑफ ऑर्डर, ओवरड्यू। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट। बहुत सारी बैंक्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स ये होती हैं कि बैलेंस शीट डेट जब होने वाली होती है, जब बैलेंस शीट फाइनलाइज होने वाली होती है, तो उस डेट तक, मतलब वो डेट जब नियर होती है, तो उस केस में कई बैंक्स ऐसे अकाउंट्स, एनपीए अकाउंट्स को रेगुलराइज करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो एनपीए से बच सके, ठीक है। तो उन अकाउंट्स को ऑडिटर को देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे लास्ट में एकदम अभी तक पूरे साल भर में कोई क्रेडिट्स नहीं हुए और मार्च के 31 मार्च से पहले 25 मार्च के आसपास अचानक से बहुत सारे क्रेडिट्स होने लगे उस अकाउंट में, तो वो होता है थोड़ा सा ध्यान देने वाला अकाउंट। कॉशियस रहना पड़ता है ऑडिटर को उन अकाउंट्स को देखने के लिए, उन्हें ड्यू केयर से देखना जरूरी होता है, ठीक। अब इसमें एक और बात कही गई है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एडवांसेस होते हैं ना, जैसे गारंटी कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस गारंटी को इन्वोक नहीं कर सकते हैं या कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमेशा स्टैंडर्ड असेट्स माना जाएगा, उन्हें हमेशा से स्टैंडर्ड असेट्स माना जाएगा। मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस की मान लीजिए रिकवरी नहीं भी हो रही है ना, तब भी उन्हें स्टैंडर्ड असेट्स माना जाएगा। एनपीए उन्हें सिर्फ इनकम रिकॉग्निशन के लिए माना जाएगा, इनकम जो बुक्स में रिकॉग्नाइज होगी तब एनपीए माना जाएगा, लेकिन प्रोविजनिंग उनकी एज अ स्टैंडर्ड असेट होगी। उनको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में या डाउटफुल में या लॉस में नहीं कहेंगे। अगर ड्यूरेशन मान लीजिए उस हिसाब से रहा कि रिकवरी नहीं हो पा रही उन एडवांसेस की, तब भी उन्हें स्टैंडर्ड माना जाएगा, 90 दिन से ऊपर हो गए। रही बात एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम की, तो कंसोर्टियम एडवांसेस वो होते हैं जो बहुत सारे बैंक्स मिल के फंड करते हैं, ठीक है। और कंसोर्टियम लेंडिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक बैंक नहीं, वो बहुत सारे बैंक्स मिलके उसे साइन करते हैं, पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक। और इसमें भी एनपीए का जरूरी होता है ना। अब देखिए एनपीए हो रहा है अगर अकाउंट कोई, तो
कैसे रिकॉग्निशन होगा? अगर अकाउंट एनपीए हो रहा है, कंसोर्टियम अकाउंट भी एनपीए हो रहा है, तो इस केस में देखिए जो भी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें अरेंज करना होगा कि अपना जो शेयर है वो तो ले ही लें, जो उनका रिकवरी का शेयर है ना वो ले लें। और वो ट्रांसफर किससे होता है? लीड बैंक से होता है, या जो मेन बैंक होता है ना, बेसिकली जो सबसे ज्यादा अमाउंट फंड कर रहा होता है, उनसे वो अरेंज कर लें अपना शेयर, ठीक है, एनपीए के केस में, ताकि वो अपनी बुक्स में प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर पाए, दिखा पाए। और रही बात ड्राइंग पावर की, तो ड्राइंग पावर क्या होता है? देखिए जो भी लीड बैंकर होता है ना, सीसी लिमिट के केस में ही ड्राइंग पावर की टर्म यूज होती है। जो लीड बैंक होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब कंसोर्टियम अग्रीमेंट अगर या स्पेसिफिक एक बैंक से ही फंडिंग हो रही है तो बैंकर ही ड्राइंग पावर निकालता है। और हायर शेयर है, लोअर शेयर है, उसका पूरा एक प्रोफॉर्मा यहाँ लिखा है जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें कुछ प्रोविजनिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये बैंक के क्या नॉर्म्स होते हैं, वो थोड़ा समझ के फिर मैं आपको, मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी मैं उस क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे। और बाकी जो बाकी के टॉपिक्स होंगे ये होने के बाद फिर हम अपने बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें एग्रीकल्चरल एडवांसेस वगैरह देखेंगे, ज़्यादा वो इतने बहुत ज़्यादा वो हाईटेक नहीं है। मेन तो एनपीए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो आज आपको आई होप क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। और हाँ, तो एनपीए समझाना ज़्यादा ज़रूरी था। एग्रीकल्चरल एडवांसेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, या फिर हम मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वील बी टेकिंग अप, फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी टेकिंग अप द ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, okay, then agricultural advances. Thank you.